अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मंथली क्लोजिंग 41,128 बिलाखिर कल क्लोज़ हुआ बाज़ार, और मार्केट ने जो पिवट हमने इस महीने का डिसाइड किया था उसके नीचे क्लोजिंग दी है। लास्ट मंथ बाज़ार ने एक दफ़ा फिर कोशिश की थी, एक अच्छा जो है वो अपसाइड लेके बाज़ार ने क्लोजिंग लास्ट मंथ दी थी, लेकिन इस मंथ में दोबारा से हमने यही देखा कि एक तो पॉलिटिकल मसाइल पाकिस्तान के, दूसरा फाइनेंशियल मसाइल में दोबारा से अनसर्टेनिटी एक दफ़ा देखने को मिली। आफ्टर IMF इस महीने के अंदर फिर से हमने देखा कि डॉलर जो है वो 239 और 240 रुपये तक हमने जाता हुआ देखा। और फिर ऐसी बात है कि अब पब्लिक डर चुकी है इन मामलात से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। आपको याद होगा कि ये IMF आ रहा है, ये तकरीबन समझ लें कि लास्ट गवर्नमेंट का जो एक साल था वो पूरा एक साल कि IMF के पास जाना है और नहीं जाना है और फिर जाना है, इस कश्मकश में गुजरा, जिसकी वजह से मार्केट जो है मेल्ट डाउन होनी शुरू हुई। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ रिजीम चेंज और पॉलिटिकल अनरेस्ट इतना बड़ा हमने मुल्क में देखा, और अब जाके पिछले 4 साल में छठा फाइनेंस मिनिस्टर अब हमने अपॉइंट होता हुआ देखा। अब ये वैसे ही हिसाब है कि एक मरीज़ है, अगर हर दूसरे दिन आपने डॉक्टर चेंज करना है तो उस मरीज़ का इलाज तो नहीं होगा, उस पर तजुर्बे होंगे। तो मुल्क का वही हिसाब हुआ कि पिछले 4 साल में 6 फाइनेंस मिनिस्टर जिस मुल्क में चेंज हो जाएं, वहाँ के फाइनेंशियल्स कैसे ठीक रह सकते हैं, वहाँ पे पॉलिसीज़ किस तरह से इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। और जब पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती तो इट मीन्स कि एक बिजनेसमैन को कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी, और जो डायरेक्शन ट्रस्ट करके बिजनेसमैन ने ली पिछली गवर्नमेंट से, उस पर भी एक बहुत बड़ा धोखा हमने होते हुए देखा। ये सब चीज़ें पुरानी हो चुकी, सबको पता है। आज के सिनेरियो में हमारे जो लोकल मसाइल सियासी हों या फाइनेंशियल हों, उनमें समझ लें कि एक दफ़ा मसाला लग गया कि इंटरनेशनली भी अब हमने एक रिसेशन का फेज़ अब हम देख रहे हैं, और पूरी दुनिया में रिसेशन देखा जा रहा है। स्पेशली US, यूरोप, जो दुनिया की टॉप इकोनॉमीज़ हैं, उनको अब हम एक क्राइसिस की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया के सेंटिमेंट्स के ऊपर होता है, और हम पे भी उसका इम्पैक्ट है। लेकिन हमारे मार्केट को लेके इंटरनेशनल लेवल पे जो भी रिसेशन के मामलात हैं, उसको मैं अपनी मार्केट के ऊपर इतना ज़्यादा सीरियस अब लेने के मूड में नहीं हूँ। उसका रीज़न क्या है कि अब कोई मेरे पास, मुझे इतना पता है कि मेरी मार्केट के अंदर फॉरेनर्स का कोई इतना बड़ा स्टेक अब मार्केट में ऑलरेडी बचा ही नहीं। पिछले 4 साल में फॉरेनर ने इस मार्केट से एग्ज़िट ही किया, और पिछले 4 साल में ये मार्केट ऑलरेडी इंडिविजुअल्स के ही हाथ में चलती रही। और नॉट ओनली फॉरेनर्स, हमारे अपने म्यूचुअल फंड्स और DFIs ने इस मार्केट से एग्ज़िट किया। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ब्लू चिप्स पिछले 4 साल में परफॉर्म नहीं करके दिए, क्योंकि जैसी बात है, ब्लू चिप को चलाना किसी एक इंडिविजुअल के बस की बात नहीं होती। ब्लू चिप को चलने का उसी वक्त मौका मिलता है जब उसके अंदर कुछ म्यूचुअल फंड्स और कुछ बैंक्स और कुछ DFIs मिला के जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो ही उसके अंदर कोई स्पार्क क्रिएट होता है, और किसी भी फंडामेंटल का उस पर फिर रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपने नोट किया कि ये जो रिज़ल्ट सीज़न गुजरा, इसमें हमारी कॉर्पोरेट ग्रोथ इस दफ़ा भी हमारी जो है, जबकि हमारे पास जो है 10% सुपर टैक्स भी हमारे कई सेक्टर्स के ऊपर लगा हुआ था, तो 22% की ग्रोथ हमने इस दफ़ा भी देखी, जबकि हमारा रुपी डिवैल्यू हुआ, जबकि हमारी इकोनॉमी रिसेशन में है, जबकि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट इतना बड़ा हम देख रहे हैं रमज़ान से, स्पेशली रमज़ान के महीने से, और अब ये रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट हो गया है, और मुसलसल हम यही देख रहे हैं कि अभी तक हम डिसाइड ही नहीं कर पाए कि मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा। उसके बावजूद भी हम कॉर्पोरेट ग्रोथ अपनी देख रहे हैं 22% की आफ्टर टैक्स, सुपर टैक्स, और अगर प्री टैक्स देखा जाए तो तकरीबन 42% की ग्रोथ अभी भी हमारी कॉर्पोरेट ग्रोथ है। ये बात बेसिकली मुझे हौसला देती है कि आज की मार्केट की वैल्यूएशंस को अगर मैं देखूं, तो मेरे लिए जो इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं अगर इंडेक्स को देख के बात करूं तो इंडेक्स नेगेटिव बंद हुआ है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कोई भी चीज़ पिवट के नीचे बंद हुई है तो अब मेरे कहने की ज़रूरत नहीं बची। पिवट का मतलब यही है कि उसके नीचे ख़राबी है, और बहुत क्लियर मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग दी। बाज़ार ने कई बार कोशिश की कि बाज़ार रिबाउंड करे, और ये सागदार की न्यूज़ के बाद मार्केट ने एग्जैक्टली जो हाई बनाया वही 41,820 का बना। मैंने 41,800 का लेवल दिया था। मेरे लेवल्स को स्क्रीन पे वॉच करते रहा करें, काम अपनी मर्ज़ी से करें, लेकिन लेवल्स को अहमियत देंगे अगर,
तो कुछ नज़र आएगा, जो मैं लेवल्स कह रहा होता हूँ वो बाकायदा मार्केट पे रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, उससे आपके डिसीजंस आसान हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त मेरी मार्केट 41,000 इंडेक्स पे खड़ी है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात समझाई थी, लोग शायद आप लोग गौर से उस चीज़ को सुनते नहीं हैं, इस बात को समझें। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। जब कोविड आया मार्केट 27,000 इंडेक्स पे गई, और आफ्टर कोविड बाज़ार ने जब बाउंस लिया तो मार्केट यहीं 41,000 से ही क्रॉस होती हुई 49,000 तक गई थी। जब हम कोविड के बाद ऊपर आ रहे थे तो 41,000 जब इंडेक्स आया था, उस वक्त मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन $45 बिलियन से ज़्यादा थी। और आज जब तकरीबन दोबारा जब मैं 41,000 पे आया हूँ, 49,000 का हाई बना के इस पूरे 2-2.5 साल के अरसे के अंदर, तो जब मैं दोबारा 41,000 पे आया हूँ तो मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन $28 अरब रह गई है। इस बात को समझें, मार्केट में से इंडेक्स आपको बहुत कुछ दिखा रहा है कि आप अभी भी 41,000 पे हैं, लेकिन अगर रियलिटी पे और इंडेक्स को ट्रू रिफ्लेक्ट कर दिया जाए मार्केट की कैपिटलाइजेशन के साथ, तो आपकी मार्केट 8-9 हज़ार इंडेक्स की रह चुकी है इस वक्त। मेरे लिए जो सब जो कंसर्न है वो यही है कि मैं अगर पिवट के नीचे क्लोज भी हुआ हूँ, मैंने इंडेक्स के अंदर अभी एक जो है वो नेगेटिविटी अभी और भी दिख रही है मुझे लेकिन मैं इस चीज़ को फोर्स ही नहीं कर पा रहा, और कोई नहीं कर सकता इस चीज़ को, कि $28 अरब की जब कैपिटलाइजेशन और रह गई और बाजार ने अगर यहाँ से और नीचे जाना है तो हमारी कैपिटलाइजेशन को किधर जाना है, यानी हमारी कंपनीज को किन रेट्स पे ट्रेड होना है। बुराई है कि कभी हमारे यहाँ फ्लड का कोई खबर आ जाती है, और अब फ्लड का मामला थोड़ा सा मीडिया पे कूल डाउन हुआ है और कुछ सियासत चल रही है मीडिया के ऊपर, सियासी मामला ज़्यादा चल रहे हैं, तो हमने देखा कि HBL के शेयर्स के साथ एक जो है वो हमने केस उनका जो है वो दोबारा से उठता हुआ देखा। अब HBL जैसी बात है, मार्केट के अंदर एक वेटेज रखता है, उसका जो है इंडेक्स के अंदर एक वेटेज है, और उसका नीचे जाना, एक ब्लू चिप आइटम का इस तरह से नीचे जाना मार्केट के सेंटिमेंट्स को और ख़राब करता है। और वही रही सही कसर जो है वो और उतरनी शुरू हुई, और इंडेक्स में उसका पिछले 2-3 दिन से उसका एक बहुत बड़ा हाथ था नेगेटिव होने का। और जैसे बात है, जब इंडेक्स नेगेटिव होगा तो लोगों के सेंटिमेंट्स नेगेटिव होंगे और एक अच्छी चीज़ को भी लोग लेना पसंद नहीं करेंगे। फिर इसी तरह से आपने देखा कि अभी OGDC का एक अनाउंसमेंट आया, बहुत अच्छी जो है उसने कॉर्पोरेट ग्रोथ अपनी दिखाई, लेकिन उसकी प्राइस में हमने 7-8 रुपए का डिक्लाइन देखा। बेसिकली मसला क्या है? मसला वही है कि जब हम अपने मैक्रोस को आज तक नहीं संभाल पा रहे तो माइक्रो इंडिकेटर्स कभी भी काम नहीं करेंगे। इस बात को जहन में रखें। काफ़ी लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा कि जब इतनी अच्छी कॉर्पोरेट ग्रोथ आ रही है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी 22% की ग्रोथ इस दफ़ा भी हमने देखी, उसके बाद भी अगर आपकी मार्केट से पैसा निकला तो उसका रीज़न क्या है? बेसिकली कि आपके मैक्रोस ठीक नहीं है आज तक। जब तक मैक्रो ठीक नहीं होगा तब तक माइक्रो की कोई अहमियत नहीं है। ये मेरी बात लिख लें कॉपी पे, ये थ्योरेटिकल बात बता रहा हूँ। आप बड़ी से बड़ी अर्निंग दिखा दें, आप बड़े से बड़े पे आउट कर लें, लेकिन अगर आप अपने डॉलर रुपी पैरिटी को ही नहीं संभाल पा रहे, अगर आपको यही नहीं पता कि आपका स्टेट बैंक का गवर्नर कौन होना है और आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, क्योंकि इन चीज़ों से ही तो पता चलेगा कि आपकी पॉलिसीज़ क्या होंगी। अभी तक अगर आप देखा जाए, और बिल्कुल अगर मेरिट पे इस बात को अगर आप देखें, तो हमें ये कंफर्म नहीं है कि मुल्क में कौन सी गवर्नमेंट रहनी है, क्या होना क्या जा रहा है इस मुल्क के अंदर। और फिर ये जो ऑडियो लीक्स का मामला शुरू हुआ है, इसने और एक तमाशा मचा दिया है मुल्क के अंदर। और मैं अभी किसी से यही बात कर रहा था कि शायद अल्लाह की तरफ से हो रहा है कि जितने भी लोगों ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है ना, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे अदलिया हो, चाहे वो हमारी मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, और ये सब चाहे हमारा मीडिया हो, ये चारों जो है लोगों ने मिल के इस मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया है, शायद आज जो है कुदरत जो है इनके कपड़े उतार रही है। अब सबकी असलियत खुल के सामने आ रही है। इनफैक्ट के उन लोगों की भी जो नए नए आजमाए थे, और उनके पीछे कौम बहुत जो है वो पागल हुई भी है अभी भी, लेकिन आप देखें कि हरकतें सबकी एक हैं। मैं एटलीस्ट इस बात से कन्विंस्ड हूँ कि हमारा पॉलिटिकल सेटअप जो है वो मुल्क को चलाने के काबिल तो फ़िलहाल मुझे नहीं लगता, और जो चला देगा मुल्क को उसको वोट दिया करेंगे, लेकिन अब पहले चला के कोई दिखाए इस मुल्क को। प्रॉब्लम यही है कि आपको आज के इंडेक्स में, मैं बेरिश अगर आपसे कहूँ भी, तो मैं कम से कम माल बेचने का नहीं कह सकता। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी कि जब मार्केट कैपिटलाइजेशन अब $28 अरब की रह गई, ये मार्केट 53,000 इंडेक्स पे जब पनामा केस हुआ था तो $100 अरब की थी।
$100 अरब की मार्केट आज मेल्ट डाउन होते 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 28 सवा 28 अरब पे आ चुकी। अब हमने इससे नीचे की क्या वैल्यूएशंस और देखनी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कैपको जैसा शेयर ₹4 डिविडेंड देने के बाद भी ₹30 पे नेगेटिव ही ट्रेड हो रहा हो तो इस पर हंसी आ सकती है। या निशात मिल्स की, या निशात चुनिया की, या ओजीडीसी की, इस तरह और भी कंपनीज, इनकी आप ज़रा कॉर्पोरेट ग्रोथ उठा के देखें, इनके पे आउट्स उठा के देखें, और उसके बाद भी अगर इनके शेयर प्राइस ये है जो आज है तो इस पे कम से कम मैं बेचने का नहीं कह सकता। हम नेगेटिव बंद हुए हैं मंथ ऑन मंथ, मार्केट नेगेटिव नज़र आ रही है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। लेकिन मैं बहुत क्लियर हूँ कि अब जो चीज़ आपके पोर्टफोलियो में पड़ी है ना, अब आप बर्दाश्त करें। अब अगर आप यूएस के रिसेशन को देख के रिएक्ट करना चाह रहे हैं तो इतने चैंपियन मत बने, ठीक है। यूएस की मार्केट की कैपिटलाइजेशन देखें, उनके मार्केट के पीई मल्टीपल्स देखें। मैं अगर 3 के पीई मल्टीपल पे आपसे ये कह रहा हूं कि यूएस की मार्केट नीचे आ रही है इसलिए आप अपना बेचें, तो एक बात जहन में रखें, आपके पड़ोस में एक मार्केट है इंडिया की मार्केट, वहां कोई रिसेशन नहीं है, उनकी मार्केट में कोई बहुत बड़ा बहरान नहीं आ गया। आज से 8 दिन पहले भी वो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही ट्रेड हो रही थी 60,000 इंडेक्स पे, और नेक्स्ट ये 3-4-5 दिन में दोबारा से वहाँ डिक्लाइन आया तकरीबन 56,000 इंडेक्स पे। अब बीएसई सेंसेक्स ट्रेड हो रहा है। ये एग्जांपल मैंने सिर्फ इसलिए दी कि जो लोग अपनी इकोनॉमी को और अपने मुल्क से सिंसियर हैं वो चाहें तो अब मामला को संभाल सकते हैं। ये मैं अपने पॉलिटिशियंस को कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बेशक दुनिया में रिसेशन चलता रहे, क्योंकि अक्सर लोग जो है ग्रुपों पे अब यूरोप की खबरें और यूएस की खबरें बेच के ये साबित करना चाह रहे हैं कि जी हम भी अब इसी तरह से अभी डाउनफॉल की तरफ जाएंगे। तो एक बार जहन में रखें, यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ते बढ़ते भी 5-5.5% हुआ है। मैं 15% पे इंटरेस्ट रेट लिए बैठा हूँ। मेरे यहाँ पेट्रोल प्राइसेस पास ऑन नहीं हुई अब तक, जो कि इंटरनेशनल प्राइसेस में पिछले 2 महीने से, मैं जो जुलाई के महीने से कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल प्राइस नीचे आएगी। मेरा $74 और $76 के अराउंड का मेरा टारगेट था, और पहला टारगेट मेरा हिट हुआ, 76.50 का लो बना चुका क्रूड ऑयल, और अब दोबारा से अराउंड $79 और $80 पे ये मंथ क्लोज हुआ है, नेगेटिव क्लोज हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा इन लेवल्स पे क्रूड ऑयल कंसोलिडेशन दिखा सकता है, लेकिन इवेंचुअली ये $74, $70, $68 कुछ इस तरह के लेवल्स हम आने वाले दिनों में देखेंगे। उसका रीज़न, क्योंकि अभी यूएस और यूएस के साथ जो भी दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनके यहाँ अभी इंटरेस्ट रेट राइजिंग ट्रेंड पे हैं, वो अभी अपनी ग्रोथ को कर्टेल करने की तरफ अभी डायरेक्शन में हैं, और आगे भी एक्सपेक्ट किया यही जा रहा है कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट अभी और बढ़ाए जाएंगे। तो जब वहाँ इंटरेस्ट रेट अभी और बढ़ाए जाएंगे तो हम डेफिनेटली जो है वो इस चीज़ की रिफ्लेक्शन ज़रूर देखेंगे कि जो है वो क्रूड ऑयल और अदर कमोडिटीज़ जो हैं उसमें हम एक ईज़ आता हुआ देखेंगे, और उनकी डिमांड के ऊपर हिट लगते हुए देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि इनकी प्राइसेस नीचे आएंगी। तो पाकिस्तान जैसी कंट्री जो है उसके लिए एक सर्वाइवल का चांस है। मेरे लिए ये अब कंसर्न नहीं है कि यूएस का मैं इन्फ्लेशन फिगर्स देख के और यूएस के इंटरेस्ट रेट को देख के अब मैं अपने आप बोलाना शुरू कर दूं। मुझे अब ये देखना चाहिए कि मैं ऑलरेडी रिसेशन में हूं। ये लोग तो रिसेशन में आए यूक्रेन रशिया वॉर के बाद, मैं रिसेशन में हूं पानामा के केस के बाद से, मैं रिसेशन में हूं जब ये नई गवर्नमेंट पीटीआई की आई थी तो इन्होंने कहा था कि मुश्किल वक्त है, और उस वक्त भी 13.25% इंटरेस्ट रेट था, 5% से 13.25% पीटीआई गवर्नमेंट में किया गया था, दोबारा से फिर कोविड के टाइम पे 7% कर दिया गया था, और दोबारा जाते जाते जो है वो इसी गवर्नमेंट के जब तकरीबन 3.5 साल हुए थे तो दोबारा से इंटरेस्ट रेट हमने वहीं पे जाते हुए देखे थे, 13.25% पे ये छोड़ के गए थे, अब वो 15% पे। तो मुझे इस चीज़ को सामने अब रखना है। मैं कम से कम इस बात पे तो कॉन्फिडेंट हूँ कि इन लेवल्स पे अब माल बेचना नहीं चाहिए। बेशक मार्केट यहाँ से अभी आपको थोड़ा बहुत और भी नीचे दिखाए बेशक, लेकिन मुझे फील ये आता है कि अब हमारे यहाँ चीज़ें ग्रेजुअली अब बेहतरी की तरफ जाएंगी, हमारे यहाँ चीज़ें पीक आउट होंगी। बीच में देखें सियासत जो चल रही है उसको मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आईएमएफ के जाने के बाद दोबारा डॉलर क्यों बढ़ा, ये आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चली कि क्यों बढ़ा। सच है झूठ है ये अल्लाह जानता है, लेकिन एक रीज़न, लॉजिकल रीज़न ये सुनने को मिला कि भाई ये कुछ चीज़ें दिखाने के लिए भी की जा रही हैं। आप नोट करें कि अभी लास्ट टाइम पेट्रोल प्राइसेस इन्होंने 2-2.5 रुपये बढ़ाए थे, और आज कल जो है रात में 12 रुपये कम किए हैं।
तो ये ख्याल पहले क्यों नहीं आ रहा था? 12 रुपये जो कम किए तो पहले 2 रुपये बढ़ाए क्यों थे? बेसिकली पहले 6 रुपये कम कर लेते, 4 रुपये कम कर लेते, 2 रुपये कम कर लेते। तो बात यह है कि बहुत सी चीज़ों में पीछे सियासत हो रही है जिसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। मैं एक बात पे आपसे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अगर तो, क्योंकि देखिए मुल्क पूरा इस वक्त डैमेज हुआ है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है वो खुद रो रहा है, जो लोग रियल स्टेट में पत्थरों में पैसा डालते थे उनको पता चल गया कि पत्थर ही बन गए, मुजस्मे बन चुके उनके भी। और स्टॉक मार्केट तो सबसे पहले ही बुराई में थी। मेरे हिसाब से अगर मुल्क के हालात, फाइनेंशियल हालात ठीक होने हैं तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट रिएक्ट करेगी। तो यही वो जगह है कि जहां पर आपको इस वक्त चेरी पिकिंग करनी चाहिए। और बेशक उसका रिटर्न अभी नहीं मिल रहा, बेशक वो शेयर्स अभी आपको तंग करें, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत माइनस में भी जाता हुआ देखते हैं, तो फिलहाल तो यही मैं कह सकता हूं कि कौन सी नई बात है। लेकिन अब बेचना नहीं बनता, यहां से हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये जो कमोडिटी प्राइसेस जो हैं उसकी रिफ्लेक्शन आने वाले दिनों में, जैसे ही हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपने यहाँ ग्रेजुअली होती हुई देखेंगे, तो हम ज़रूर उसकी रिफ्लेक्शन अपने ऊपर आती हुई देखेंगे। और डेफिनेटली हमारी इन्फ्लेशन पे उसका ज़रूर असर आएगा। और जब इन्फ्लेशन पे असर आना शुरू होगा फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे इंटरेस्ट रेट भी ईज होना शुरू हो, अभी नहीं। लेकिन फ़िलहाल हम, जाहिर सी बात है कि इस वक्त अपने यहाँ इन्फ्लेशन के मामलात को देख रहे हैं। और सबसे जो ख़तरनाक बात यही थी कि 4 साल में 6 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए हैं, लेकिन अब जो फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं एक क्रेडिबिलिटी है इनकी, एक जो है वो जो है तबका जो है वो उनको बुरा कहता है और एक जो है उनको अच्छा कहता है। मैं न्यूट्रल हूँ, मैं तो ये कहूँगा कि इन्होंने पहले तो चलाया था, अब बुरा चलाया था। जैसा चलाया था, इकॉनमी चल रही थी तकरीबन 6% पे, मेरी स्टॉक मार्केट $100 अरब की थी। मैं एक बात जानता हूँ, मेरी मार्केट के अंदर हर आदमी कमा रहा था और पनामा के बाद से बेड़ा गर्क कर दिया गया इस मार्केट का भी और इस इकॉनमी का भी। दूसरा, एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए आपको कि इस वक्त फॉरेनर्स की तरफ से कोई जो है वो बहुत बड़ा इन्फ्लो हमारे यहाँ आ जाए, क्योंकि वहाँ खुद एक रिसेशन है। सिवाय इसके कि पिछले दिनों आपने देखा कि एक ख़ास शेयर के अंदर जो है फॉरेन इन्फ्लो हमने आता हुआ देखा। इस तरह की चीज़ें हम बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम एक्सपेक्ट करें कि बाहर वाले आए इस मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट करें, ज़रूर करेंगे बाहर वाले भी, पहले अपने वाले करें। कम से कम इस गवर्नमेंट को अब इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि ये जो आपके लोकल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है और जो लोकल DFIs हैं, सब ये अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में अब क्यों नहीं डाल रहे। और अगर अभी भी नहीं डाल रहे तो इसका मतलब ये है कि यानी पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट जो है वो अपने मामलात पे गौर करे। फॉल्ट यानी गवर्नमेंट लेवल पे है। अगर आपकी पॉलिसीज़ स्टेबल होंगी, अगर आपकी पॉलिसीज़ क्लियर होंगी, अगर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो ऑटोमेटिक इनका पैसा आना शुरू हो जाएगा और वहीं से आप मार्केट में बेहतरी आती हुई देखेंगे। माल लेना चाहिए मेरे हिसाब से। डिप, बेशक मार्केट ख़राब बंद हुई है, लेकिन जो भी डिप मिलती जाए चीज़ें लेके, और ये एक्सपेक्ट मत करें कि ओवरनाइट आपको, हर आदमी एक तो डे ट्रेडर है और डे ट्रेड के मतलब पता नहीं है लोगों को कि नफ़ा और नुकसान दोनों बांधना होता है। भाई जब नुकसान होता है तो इन्वेस्टर बन जाते हैं और जब नफ़ा होता है तो 50 पैसे के नफ़े में बेचने को राज़ी होते हैं। तो बात यह है कि डे ट्रेड वाली मार्केट नहीं है। मार्केट में चीज़ें लेके कुछ दिन होल्ड करने वाली वैल्यूएशंस हैं। जो मेरी कॉर्पोरेट ग्रोथ है वो मुझको इस बात पे राज़ी करती है कि अब कम से कम मैं $28.5 अरब की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे कम से कम सेल कॉल नहीं दे रहा। ये क्लियर कह रहा हूँ कि मार्केट में अभी सस्ता रेट कोई नहीं होता। आपको $100 की चीज़ ख़रीदनी है, आप $30 की ख़रीदें, $50 की ख़रीदें, कुछ कैश हाथ में रखें कि मार्केट वैल्यूएशंस और नीचे जाएं तो वहाँ पे और ऐड ऑन कर सकें और अपनी एवरेज को ठीक कर सकें। हालात बेहतर होंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो हमें और आपको नज़र आने शुरू होंगे और मेरे हिसाब से हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे जैसे जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। और जब तक ये पॉलिटिकल मामला चल रहा है मार्केट में अभी भी थोड़ी बहुत गड़बड़ रहेगी। लेकिन पॉइंट यही है कि क्रेडिबिलिटी है, उम्मीद इसलिए रखनी चाहिए कि अब जो आए हैं फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने पहले भी संभाला था, अब संभाल के दिखाएं। पहले संभाला था कैसे कि अपनी मर्ज़ी के डिसीजंस दिलवाए स्टेट बैंक से। अब एटॉनमी हो चुकी है स्टेट बैंक की, अब करवा के दिखाएं, अब नोट प्रिंट करा के दिखाएं, अब इंटरेस्ट रेट अपनी मर्ज़ी के करवा के दिखाएं, अब जो है वो अपने रिज़र्व से डॉलर डंप करें और अपनी करेंसी को रोक के दिखाएं। अब कुछ नए फार्मूलाज लाने होंगे और वही बात है कि जो फनकार होता है उसके पास और फार्मूलाज होने चाहिए। तो मैं इंतज़ार करूंगा इस चीज़ का। पुरानी पॉलिसीज़ पे, पुरानी जो क्रेडिबिलिटी है
मेरे हिसाब से मैं उसको अहमियत अब नहीं दे रहा, क्योंकि अब हाथ पैर बंधे हुए हैं। और अब क्या होगा इसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करके, मुझे ऐसा लगता है कि जब चीज़ें क्लियर होनी शुरू होंगी तो इंशाल्लाह मार्केट पे भी उसकी रिफ्लेक्शन आएगी। पिवट अक्टूबर के महीने के लिए 42,800 है, 41,100 अभी बंद हुए हैं, 41,800 रखा हुआ था, 41,800 रखा हुआ था मैंने अब तक पिवट। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ अक्टूबर के महीने के लिए 42,800 पिवट है, और ये एक ही है अब बस। अब 42,800 के ऊपर मार्केट चाहिए तो ही मार्केट को तेज़ी कहा जाएगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि इंडेक्स यहीं कहीं कंसोलिडेट हो जाए और शेयर प्राइस के अंदर वो रिफ्लेक्शन हम पॉजिटिव आती हुई देखें, क्योंकि कैपिटलाइजेशन, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ख़त्म हो गई है। मुझे तो ये डर है कि कहीं 5-10 अरब डॉलर की मार्केट ना रह जाए तो कोई एक इंडिविजुअल ख़रीद लेगा इसको, पाकिस्तान का कोई इंडिविजुअल ख़रीद लेगा। 5-10 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर वाले लोग तो हमारे यहाँ भी मौजूद हैं। तो ये मार्केट किसी एक के हाथ में चली जाएगी। दूसरा, मैं कभी कभार सोचता हूँ, एकदम अभी जहन में आ गई, ये जो डीम्यूचुअलाइजेशन हुई थी स्टॉक मार्केट की, उसमें सुना था कुछ चाइनीज़ कंसोर्शियम था और वो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज वालों के साथ जो है वो हमने उनको अपना पार्टनर बनाया था। कभी आप लोगों ने सुना कि किसी चाइनीज़ म्यूचुअल फंड की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट आई हो पाकिस्तान में? अगर सुना हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि उस चाइनीज़ कंसोर्शियम से डीम्यूचुअलाइज करने का क्या फ़ायदा पहुंचा है स्टॉक मार्केट को। वहाँ से लेके आज तक बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। ये चाइना का माल जितना भी है ना, चाहे वो सीपैक हो, उसने बर्बाद किया हमको, और ये जो डीम्यूचुअलाइजेशन हुई थी, गलत कर दिया इन्होंने मार्केट को। अगर शायद ये ना होती, उन 3 चाइनीज़ डायरेक्टर के बदले में हमारे 3 स्टॉक ब्रोकर डायरेक्टर होते ना, तो मार्केट के शायद हालात कुछ और होते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।